हेलो नमस्ते, मैं जयंती वागधरे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आप मिस कर ही नहीं सकते क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है वो डायरेक्टली आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको दोबारा मिल जाएगी, पैसे नहीं आप कमा लोगे, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो सावधान। पिछले 10 सालों से महाराष्ट्र और कर्नाटका में बेस्ड नम्मा होम्योपैथी जाने जाते हैं अर्थराइटिस, पीसीओडी, थायराइड जैसे क्रॉनिक डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। नमा होम्योपैथी के डॉक्टर डॉक्टर साक्षी और योगा एक्सपर्ट सपना पाई जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मतलब आपको सवाल होगा कि होम्योपैथी डॉक्टर भी है और योगा एक्सपर्ट भी है, तो यही इस पॉडकास्ट की हाईलाइट है एक्चुअली, क्योंकि ये दोनों जब आप एक साथ आपके ट्रीटमेंट में लाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Yes, support. सो साक्षी जी, मुझे आपसे शुरुआत करनी है। अर्थराइटिस से हम शुरुआत करेंगे। मुझे बताइए कि क्या कारण है कि अर्थराइटिस होता है और किस किस प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं? आर्थराइटिस होने का कारण मुख्य है कि जो हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। सो ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसीज़ तुम्हारी जब पेशेंट की इम्यूनिटी, जिनको हम रोग प्रतिकार शक्ति बोलते हैं, वो जब कम हो जाती है तब ऐसे बीमारियां पेशेंट्स को होते हैं। इसके बहुत सारे कारण ये भी है कि आजकल का लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, तनाव जो फैमिली में देखा जा सकता है, जॉब पे देखा जा सकता है, ये सब चीज़ों की वजह से भी ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं। उसके बाद है कि अगर इंजरी हुई है या एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसके बाद बोन का माल फंक्शन हुआ है, उसके बाद भी अर्थराइटिस होता है। सो अर्थराइटिस के प्रकार भी बहुत सारे हैं, जिनमें से हम बहुत कॉमनली देख पाते हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिनको हम बोलते हैं संधिवात। हम्म। सो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो क्या बोलता है कि हमारे बस घुटने दर्द हो रहे हैं या घुटनों में से आवाज़ आ रही है, उठते बैठते टाइम थोड़ा तकलीफ हो रहा है। ये सब ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रकार है। जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तब हमको पता चलता है कि फिर उनके दोनों घुटने में गैप हो सकता है, या फिर घुटने पे सूजन आ सकती है, या घुटने में तनाव की वजह से उनको चलने का जो स्पीड है या पोस्चर हम बोलते हैं वो गलत हो सकता है। ये सब ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमको देखने मिलता है। उसके बाद और एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अर्थराइटिस में जो रहता है वो है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस होने की वजह इज़ लाइक कि इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तुम्हारे ऑलरेडी जेनेटिक्स में किसी को हुआ रहेगा, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी रहता है, कि फैमिली में दादी को हुआ है, दादा को था, पहले मम्मी की साइड से होगा या पापा के साइड से होगा, उनकी वजह से तुमको हुआ है, इसलिए उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि तुम्हारे जो स्मॉल जॉइंट्स है, कि तुम्हारे फिंगर्स हो गए, रिस्ट हो गया, ये सब चीज़ों में अकड़न आती है। और अगर बहुत समय तक हमने वो डिसीज़ को, बीमारी को ट्रीट नहीं किया अच्छे से, तो ये सब डिफ़ॉर्मिटीज़ में भी हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट एकदम लेटर स्टेज में आते हैं कि ओह। अभी कुछ नहीं हो सकता है तो क्या करें? जब उनके पूरे फिंगर जॉइंट्स में डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती है, काम करने नहीं होता है, उठने बैठने नहीं होता है, एकदम अकड़न आ जाती है। उस टाइम पे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तब वो इतनी तकलीफ़ में आते हैं कि हमको उनको उतना टाइम देना पड़ता है। करेक्ट। उनका केस टेकिंग लेके उनको उस टाइप का मेडिसिन्स देते हैं, जो हमारे नमा में हम जो मेडिसिन्स देते हैं उनको हम बोलते हैं इम्यूनोजेनिक माइज़मेटिक 6th जनरेशन ट्रीटमेंट। ओह। ओके। यस। और एक चीज़ होता है, बहुत कॉमनली देखा जाता है हमारे पास, जो है गाउटी अर्थराइटिस, जो पैरों के अंगूठे पे होता है या स्मॉल जॉइंट्स में, जिसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड बॉडी का बढ़ने लग जाता है। और जो जब यूरिक एसिड बॉडी का बढ़ता है तो वो जॉइंट्स पे जाके वो सेटल डाउन होता है, उसकी वजह से गाउटी अर्थराइटिस होता है। करेक्ट। और सपना जी, आप योगा एक्सपर्ट है, तो मैं जानना चाहूँगी कि अर्थराइटिस को ठीक करने में योगा कितना फायदेमंद साबित होता है, और सेकेंडली ये भी सवाल है कि इसमें कोई डाइट है जो करने के बाद हमें अर्थराइटिस से रिलीफ मिल सकता है? यस। तो योगा, जैसे योगा हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, अपने जॉइंट्स को, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। तो जब हम लोग मसल स्ट्रेंथन करते हैं तो अपने नी, अपना एल्बोज, जो भी जॉइंट्स है, वो ऑटोमेटिकली उसका पेन कम होता है एंड देन वो भी स्ट्रेंथन होता है। जो हमारी बॉडी है 5 एलिमेंट से बनी है,
तो योगा और प्राणायामा जो है तो ये पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये जो हमारी हाथों की 5 उँगलियां है तो ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट जो थंब फिंगर है ये अग्नि, जो हीट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो डाइजेशन के लिए चाहिए रहता है, तो उसको बैलेंस करता है योगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज वायु, द एयर एलिमेंट। तो जो हमारा प्राणायामा जो है तो पूरा अपने बॉडी को ऑक्सीजन से क्लेंस करता है। तो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई बूस्ट करता है प्राणायामा। तो इसके वजह से ये भी बैलेंस, एयर एलिमेंट भी बैलेंस हो जाता है। करेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज द स्पेस एलिमेंट, आकाश बोलते हैं। तो स्पेस जो अभी इन्होंने बोला डॉक्टर ने कि सारे जॉइंट्स के बीच में जो स्पेस रहता है तो ये कम हुआ तो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, ज़्यादा हुआ तो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो इसको मैनेज करने में योगा एंड प्राणायामा हेल्प करता है। तो नेक्स्ट वन आया अपना पृथ्वी। पृथ्वी इज द अर्थ एलिमेंट, द सॉलिड्स ऑफ अ बॉडी। तो अपना जो नेल्स है, स्किन है, बोन्स है, तो इवन ये आर्थराइटिस से जुड़ा है। तो ये सब बैलेंस करने में योगा हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज जल। दो हमारी बॉडी है तो 70% ऑफ वाटर से ही बना है, जो ब्लड है, हॉर्मोन्स है, तो इसको सब बैलेंस करने में भी योगा हेल्प करता है। तो मेनली जो योगा पोजेस मैं सजेस्ट करूंगी, जैसे बैलेंसिंग योगा पोजेस है, थाड़ासना है, वृक्षासना है, Correct. अर्धहालासना है। तो इसमें सब हम लोग काफ मसल्स, अपने हैमस्ट्रिंग, अपने आर्म्स, ये सब स्ट्रेंथन करने के वजह से अपने जॉइंट पेन कम हो जाता है एंड जॉइंट में जो स्टिफनेस है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारी सिंपल एक्सरसाइजेस है। इवन देर आर थोड़ा शोल्डर ओपनिंग पोजेस है जो हम लोग नॉर्मल घर में योगा बैग नहीं तो दुपट्टा लेके भी Correct. शोल्डर ओपनर पोजेस कर सकते हैं। तो इस सब से अपने जॉइंट्स का स्ट्रेंथ अच्छा बढ़ जाता है। Very informative this is. I think after that there's one more question that is about the spinal disorder. जैसे आपने arthritis के बारे में बताया, वैसे spinal disorders का भी एक प्रॉब्लम है, लाइक बैक पेन होना। मतलब मुझे बहुत बैक पेन होता है क्योंकि मेरा काफ़ी बार मेरा बैठ के काम होता है या लैपटॉप के सामने काम होता है। तो स्पाइनल डिसऑर्डर्स और अर्थराइटिस में डिफरेंस क्या है, और स्पाइनल डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने में होम्योपैथी का कितना हाथ भार लग सकता है? जैसे आपने बोला कि ज़्यादा टाइम बैठ के या लैपटॉप पे काम करते हैं, तब बहुत सारी अभी जैसे आफ्टर कोविड-19 हमने देखा कि हर एक कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर इवन अगर जॉब पे जाते हैं तो कंटिन्यू 9 टू 5 एक ही सिटिंग में काम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर प्रेशर आता है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस। सो व्हाट हैपेंस इन दैट कि तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डियां है उसमें सूजन आने लगती है या उसमें खिंचाव होता है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रबिंग जब होती है उसको हम स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। सो अर्थराइटिस और स्पॉन्डिलोसिस ये दोनों अलग चीज़ें हैं, बट इट्स अ कॉमन ग्राउंड से आती है। इसीलिए हम जब बोलते हैं कि हम होम्योपैथी जब देते हैं, सब हम होम्योपैथी क्यों देते हैं कि हमको रूट कॉज ट्रीट करना है। हमको बस तुम्हारे साइंस एंड सिम्टम्स नहीं ठीक करने कि आपको दर्द हो रहा है इसलिए मैं आपको एक आधा पेन किलर दे दिया, आज के लिए आपको ठीक लगा, बट कल वापस आपको वो लेना पड़ेगा। मुझे ऐसे आपको ट्रीट नहीं करना है, मुझे आपको रूट कॉज से ट्रीट करना है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द डिसीज़। जब तक डिसीज़ का रूट कॉज ठीक नहीं होगा तब तक डिसीज़ ठीक नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी बहुत पेन किलर्स लिए होते हैं, इंजेक्शंस लेके आते हैं कि सिर्फ हार्डली 12 टू 24 आवर्स उनको ठीक लगता है। करेक्ट। बट आफ्टर दैट व्हाट, द डिसीज़ जो है, जो बीमारी आपके शरीर में है वो तो आगे बढ़ते जा रही है। सो हम क्या करते हैं कि हम जब मेडिसिन देते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है नमा होम्योपैथी का, इम्यूनोजेनिक माइसमेटिक 6th जनरेशन फॉर्मूला, हम क्या करते हैं कि आपकी जो बीमारी है जो जड़ से कैसे निकलेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये बहुत सारे हेरिडिटरी भी आता है कि जेनेटिक्स में भी करेक्ट। किसी के फैमिली में होगा, तो हमको वो जेनेटिक कॉज भी हमको निकालना है कि वापस आपके आगे के इसमें किसी को जाए ना वो चीज़। सो उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा, आपका जेनेटिक कॉज कैसे निकलेगा, और उसके बाद आपको ये बीमारी कभी आएगी नहीं। इसके लिए हम वो फॉर्मूला रेडी किया है नमा होम्योपैथी में। और जब भी आप होम्योपैथी लेते हो तब आपका डिसीज़ रूट कॉज से जाएगा और आपको वो वापस डिसीज़ कभी आएगा नहीं। करेक्ट। सो इसके लिए हमारा ध्यान रहता है कि पेशेंट कैसे ठीक होए बीमारी से। जिस बीमारी हमको ठीक नहीं करना है, हमको पेशेंट को ठीक करना है।
और डॉक्टर आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि रूट कॉज़ जानना बहुत ज़रूरी है। पर उसी के साथ मुझे ऐसे भी लगता है कि ये बीमारियाँ हो नहीं, इसके लिए क्या चीज़ है कि कि जो स्टेप्स हम फ़ॉलो कर सकते हैं जिस वज़ह से शायद ये बीमारी हमें नहीं होगी या हम इन बीमारियों से थोड़ा दूर ही रहेंगे? यस, जैसे है कि बीमारियाँ इज़ अनएविटेबल, कि हम बोल नहीं सकते कि हमको कब कौन सी क्या बीमारी हो सकती है, एज वाइज भी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जब भी हमारे पास पेशेंट भी आता है, हम उनको क्या बोलते हैं कि 80% इज़ योर मेडिसिन एंड बाकी का 20% इज़ योर लाइफस्टाइल, डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव Correct. मेथड्स के लिए ले सकते हो। सो उसमें योगा आ गया, उसमें तुम्हारा डाइट न्यूट्रिशन आ गया। जैसे ये स्ट्रेसफुल लाइफ है, सो यू हैव टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल, योर बॉडी। तुम तुम्हारे बॉडी का जितना ध्यान दोगे उतनी बॉडी अच्छे से होगी और उतनी बीमारियां तुमको कम आएगी। कम आएगी, राइट। और इसी के साथ आई थिंक डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं जैसे आप योगा एक्सपर्ट हैं, आप डाइट भी Yeah. के बारे में Certified बात nutritionist हूँ मैं। एग्जैक्टली। सो मैम डाइट के बारे में भी कुछ बताइए कि जो एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने के बाद हम इस तरह की बीमारियों से दूर रह सकें। स्पेशली आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलोसिस को तो मैं बोलूँगी कि आप ओमेगा 3 रिच जो गुड फैट्स है वो कंज्यूम करो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश और एग्स खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर आप वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स है, स्प्राउट्स है, तो ये सब खा सकते हो। एंड देन जो सिंपल और रिफाइंड कार्ब्स है, जो वाइट शुगर है, वाइट राइस है, वाइट मतलब मैदा है, और बेकरी प्रोडक्ट्स, उसमें भले ही आप होल व्हीट लिखा हो, मतलब मल्टीग्रेन लिखा हो, बट देन दे आर बैड। बेकरी, ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स आर बैड। तो आप इससे सब दूर रहो एंड देन कंज्यूम होल फ्रूट्स, होल वेजीज। एंड देन ये सब जो प्रोटीन सब, जैसे प्रोटीन के लिए आप वेजिटेरियन हो, जैसे मैंने बोला स्प्राउट्स है, एंड देन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन फिश एंड एग्स है। तो ये लीन प्रोटीन भी होता है एंड इजीली डाइजेस्ट भी होता है, राइट। एंड इंस्टेड ऑफ राइस एंड जो व्हीट फ्लावर आप खाते हो, चपाती खाते हो, उससे उस यू कैन रिप्लेस इट बाय नाचनी, बाजरा और ज्वारी। तो ये आप रिप्लेस करोगे, आप काफ़ी टाइम तक फीलिंग भी होगा। एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, दे आर नॉट सिंपल कार्ब्स। तो ये ब्लड शुगर लेवल में फटक से कन्वर्ट नहीं होगा। करेक्ट। तो ये ओबेसिटी के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि दिस इज, मतलब ये डाइट सबको फॉलो करना चाहिए। यस, राइट। डॉक्टर हम लोग ने अभी जो बातें की लाइक रूट कॉज के बारे में हमने बात की, हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बात की, लेकिन मेरा एक सवाल ऐसा था कि अगर आपके पास अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं या फिर स्पाइनल डिसऑर्डर्स के पेशेंट आते हैं, तो क्या इसको हम पूरी तरह से ट्रीट कर पा सकते हैं? हाँ, ओह। यस। सी, होम्योपैथी या नमा होम्योपैथी हम इस वजह से काम करते हैं कि हमको पेशेंट को रूट कॉज से ठीक करना है। हमारी जो दवाइयाँ है वो एक नेचुरल बेस्ड मेडिसिन है। सो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट पेशेंट पे होगा नहीं, ओके। और जैसे बाकी के हम, मैंने बोला आपको पहले भी कि पेन किलर्स लिए हैं, इसका मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी पे दिखता ही है। कि बहुत सारे पेशेंट्स को बाद में कॉम्प्लिकेटिव डिसऑर्डर्स हम बोलते हैं, फिर किडनी पे खराब होना, लीवर खराब होना, करेक्ट। वो सब होता है। सो हमारा जो नेचुरल मेडिसिन्स है वो क्या करता है कि सिर्फ आपकी बीमारी पे ठीक करेगा, आपको एज अ होल बॉडी ठीक करता है। इट इज़ वर्किंग इन योर होल बॉडी, नॉट Correct. जस्ट अ सिंगल पार्ट। सो इसीलिए जब हम बोलते हैं कि होम्योपैथी या हमारा जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है इज़ अ नेचुरल बेस्ट मेडिसिनल ट्रीटमेंट, नो साइड इफ़ेक्ट्स एट ऑल। सो जब भी पेशेंट ठीक होगा, सो वो अच्छे से ही ठीक होगा, उनके लाइफस्टाइल बेटर होता है, क्वालिटी ऑफ लिविंग बेटर होता है आफ्टर टेकिंग होम्योपैथी। सो ये सब पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। करेक्ट। जैसे आपने कहा कि नमा होम्योपैथी में स्पेशली ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि मे बी किसी भी तरह के स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं होता या केमिकल्स का यूज़ नहीं होता। सपना जी, हम लोगों ने अर्थराइटिस के योगा के बारे में बात की कि किस तरह से योगा से अर्थराइटिस को ट्रीट किया जाता है, उसके बाद में आपने डाइट के बारे में बात की। पर स्पाइनल डिसऑर्डर्स के लिए कोई स्पेसिफिक योगासनास है क्या कि जिसकी वजह से हम ये प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इसको क्योर भी कर सकते हैं?
तो आसनास जिसमें बैक बेंडिंग इन्वॉल्व है, जैसे भुजंगासना है, उष्ट्रासना है, चक्रासना है। तो ये जहाँ पे हम लोग बैक बेंडिंग करते हैं ना, तो इट एनकरेजेस प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन। तो जिनको ऐसे हंचिंग इश्यूज है, जैसे विथ एज होता है, और आपने जैसे बोला कि जो लोग लॉन्ग आवर्स के लिए ऑफिस में बैठते हैं लैपटॉप में, तो बैड पोस्चर के साथ बैठते हैं। फॉरगेट, मतलब ये जनरेशन, इवन स्कूल बैग्स आजकल इतना हैवी है, बच्चे भी आजकल हंच करके ही चलते हो बैग पहन के। करेक्ट। तो इसके लिए वगैरह जो बैक बेंडिंग पोजेस है, भुजंगासना एक सिंपल पोज है, एंड देन चक्रासना थोड़ा एडवांस्ड है, बट भुजंगासना, मर्जरी आसना, ये सब सारे मतलब सारे एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। तो इसके वजह से अपना जो अलाइनमेंट है बैक का, वो ठीक हो जाएगा, एंड देन पोस्चर अपना प्रॉपर हो जाएगा। राइट। तो ये सारे पोजेस हम लोग एवरीडे प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर 5 to 10 टाइम्स। ओके ओके, और ये सारे एज ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल होता है? यस। अच्छा। हाँ, अगर आदमी, मतलब अगर फिट है कोई और योगा प्रैक्टिस कर रहा है, तो चक्रासना भी कर सकता है, पर भुजंगासना, ये सारे पोजेस हर एक लोग, इवन बिगिनर्स भी कर सकते हैं। अर्थराइटिस के बारे में हमने बात की, हमने स्पाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, पर एक और चीज़ है जिसके बारे में मुझे आपको पूछना है। एक तो थायराइड ग्लैंड्स के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं और क्या उसका एक इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी पे अगर उसमें कोई इम्बैलेंस हुआ तो? इस बारे में प्लीज़। थायराइड जो ग्लैंड है वो अपने गले के पास एकदम बटरफ्लाई शेप में, तितली के शेप में रहता है। इट्स अ वेरी स्मॉल ग्लैंड, बट उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है बॉडी में, क्योंकि उससे जो हॉर्मोन्स रिलीज होता है उसकी वजह से तुम्हारा बॉडी का पूरा फंक्शनिंग डिपेंड करता है। और प्लस महिलाओं में हम देखते हैं जब थायराइड हार्मोन ठीक चलते हो या फंक्शनिंग अच्छे से हुआ हो, तो उनका जो पीरियड्स का इशू रहता है वो भी प्रॉपरली रेगुलर साइकिल्स में आते रहता है। सो बोथ आर इंटरलिंक। ओके, तो जब हम थायराइड के बारे में बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे आती है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। सो ये दो डिसीज़ होते हैं। थायराइड का इम्बैलेंस अगर हुआ तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग अगर कम ज़्यादा हुआ तो ये दो बीमारी हमको देखने मिलता है, जिसको बोलते हैं हम हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। सो ये दोनों में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है। अभी मेटाबॉलिज्म क्या रहता है कि बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो उसके ऊपर उसका असर ज़्यादा गिरता है। क्यों? क्योंकि थायराइड हॉर्मोन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो सो इसमें हम क्या देखते हैं, अगर हाइपर थायराइड किसी को है तो हाइपर थायराइड में क्या होता है कि सडन बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना, बहुत स्किन लूज होना, ये सारी जो चीज़ें हैं, भूख नहीं लगना, बहुत फटीग आना, थकान ज़्यादा आती है, ये सब चीज़ें हम हाइपर थायराइड में दिखते हैं। और उसके साथ साथ हाइपोथायराइड जब होता है तो हम देखते हैं कि रैपिड वेट गेन होता है, कि या बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, और वो इट इज़ नॉट मैनेजेबल ऑल्सो। बहुत सारे पेशेंट को वो मैनेज नहीं हो पाता है। स्किन टाइट हो जाती है, स्किन रफ हो जाती है, फटीग होता है, कंटिन्यूअस हेडेक्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम थायराइड ग्लैंड के इश्यूज़ की वजह से होता है। करेक्ट। क्योंकि उसमें जो T3, T4, TSH नाम के जो 3 हॉर्मोन्स है, वो हॉर्मोन्स का अगर डिसबैलेंस हो गया तो तुम्हारे बॉडी पे उसका रिएक्शन ऐसे दिखने मिलता है। करेक्ट। पर डॉक्टर ये महिलाओं में क्यों ज़्यादातर देखने मिलता है थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है वो? मैंने Yes, मैंने अक्सर yes. देखा है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, या इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर सजेस्ट दैट यू हैव टू गो थ्रू दोज टेस्ट। Yes. सो ये कनेक्शन क्या है? राइट। और जब थायराइड हम देखते हैं तो सबसे पहले, जैसे इवन आपने भी बोला कि बहुत सारी महिलाओं में होता है, मेल्स में भी होता है, बट महिलाओं में होने का कारण ये रहता है कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। जैसे हमारे जब पेशेंट्स आते हैं, सो आजकल की जो फीमेल्स है दे आर बैलेंसिंग बोथ, मतलब वर्क भी बैलेंस कर रहे हैं, उनका जॉब भी बैलेंस कर रहे हैं, वो घर भी बैलेंस कर रहे हैं, उनके बच्चे भी है, सब मतलब दे आर बैलेंसिंग एवरीथिंग। करेक्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वजह से स्ट्रेस आ सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब बहुत स्ट्रेस है, वो मैनेजेबल स्ट्रेस नहीं रहा, तो वो तुम्हारी बॉडी पे रिएक्ट करता है, एंड उसकी वजह से फीमेल बॉडी वो हर बार हार्मोन बेस्ड बॉडी है। सो इसीलिए हमको थायराइड का इफेक्ट ज़्यादातर फीमेल्स में दिखता है। मेल्स में भी रहता है, बट मोर इट्स फीमेल्स। सो करेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है कि हार्मोनल बेस्ड बॉडी रहेगी,
तो फिर हार्मोन्स का डिसबैलेंस होगा तो वो फीमेल्स में ज़्यादा हमको दिखने मिलता है। करेक्ट जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो उनको पता नहीं रहता है सडन वेट गेन क्यों हुआ या सडन वेट लॉस क्यों होगा। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं दे आर लाइक कि मैम हमारा जस्ट 1 मंथ में वी हैव गेन 5 kgs और Correct. 6 kgs और वी हैव लॉस्ट 6 to 7 kgs ऑल ऑफ द सडन एंड दे डोंट नो कि उसके Correct. ऊपर हम क्या कर सकते हैं। सो वी गो फॉर अ टेस्ट और जैसे आपने बोला कि प्रेगनेंसी में दिखने मिलता है सो थायराइड इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक हिस्ट्री में किसी को रहा, किसी के मॉम को हुआ या माँ को हुआ या दादी नानी को किसी के होगा और फिर जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तब उसके हॉर्मोन्स पे भी वो इफ़ेक्ट होता है। सो उस टाइम पे क्या होता है कि तुम्हारा हार्मोनल डिसबैलेंस अगर हो गया तो तुमको थायराइड भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम हम उसको बोलते हैं। सो इसीलिए व्हेन द वुमेन इज प्रेग्नेंट हम उनको अ सीरीज ऑफ टेस्ट करने बोलते Correct. हैं। उसके ऊपर से हमको समझ में आता है कि थायराइड हो सकता है नहीं है अभी। सो उस प्रकार से हम उसके ऊपर मेडिसिन देते हैं। Correct. But doctor, what are the factors that causes thyroid disorder? I mean, जैसे आपने अभी जैसे बोला कि स्ट्रेस की वजह से मे बी ये imbalance हो सकता है. So are there any other factors Yes, like a kind yes. of a diet or Yes, something, yes. food habits? सी व्हाट हैपेंस ना जयंती कि जब पेशेंट हमारे पास आता है उनका लाइफस्टाइल हमको पता नहीं रहता है। मोस्टली अभी स्कूल के बच्चों में भी हमने देखा है कि थायराइड्स है। दोज हु आर इन 7th 8th स्टैंडर्ड्स उनमें भी थायराइड दिखा जाता है। अभी वो क्यों होता है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से बच्चों में फंक्शनिंग हो नहीं रहा है, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें आती है। कि अभी वी हैव स्कूल गर्ल्स ऑल्सो इन आर क्लिनिक जो आते हैं जिनका हम रेगुलर टेस्ट भी करते हैं मेडिसिन देने के बाद वी आर थिंकिंग। और होता कैसे स्कूल में है फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारे स्कूल्स में कैसा होता है कि दे आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स कि क्या है, बट बाकी का उनका फिजिकल एक्टिविटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जंक फूड ज़्यादा हो गया है तो Correct. डाइट एंड न्यूट्रिशन पे फोकस थोड़ा कम हो गया है। Correct. सो ये सारी चीज़ें जो जो है वो लीड करती है तुमको तो, बीमारी के लिए। Right. सो बहुत सारे स्कूल के बच्चों में हमने देखा है या फिर आफ्टर मेनोपॉज ऑल्सो वी हैव सीन। अभी मेनोपॉज के जो फीमेल्स हमारे पास थायराइड के हैं उनमें भी बहुत होता है कि जब मेनोपॉज होता है तब भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है इफ़ इट इज़ नॉट मैनेजेबल। मेनोपॉज में मोस्टली 80 to 90% में फीमेल्स का वेट गेन होता ही है विच इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल बट यू हैव टू मैनेज। Correct. वो फीमेल को पता रहना चाहिए कि हमको अभी मैनेज करना है वो सारी चीज़ें। तो वो अगर नहीं हुई, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई अच्छे से, मेंटल स्ट्रेस रहता है तो वो मैनेज नहीं हुआ, उसके लिए हमारे योगा एक्सपर्ट है वो आपको बताएगा Correct. कि व्हाट Correct. काइंड ऑफ प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। ये जो Exactly. लाइफस्टाइल बैलेंसिंग है उसकी वजह से ये सारी बीमारियां आ रही है Correct. क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगा, कुछ बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हुआ, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड देन यू लीड इनटू ऑल दिस करेक्ट डिसीज। करेक्ट डॉक्टर साक्षी, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत Okay. इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आई थिंक ऑडियंस को बहुत हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज दीज आर थिंग्स के जो फॉलो करने के बाद आप शायद इन सब चीज़ों से दूर ही Right. रहोगे, Yes. यू नो, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट्स फॉर यू कि जैसे इन्होंने कहा कि एक फूड हैबिट होती है, जैसे जंक फूड हो गया या एक खाने की एक हैबिट होती है, या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यू नो दे डोंट ईट एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आफ्टर दैट दे ईट लाइक अ बल्क, यू नो। सो इससे भी मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें डिफरेंसेस होती होंगी। तो एक खाने के हैबिट्स के बारे में और इसके लिए एक अच्छा डाइट क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से हम ऐसे बीमारियों से दूर रहें? तो हमारा डाइट ना हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे जितना कार्ब्स खाना है उतना कार्ब्स, फिर प्रोटीन, फिर गुड फैट्स। तो ये कॉम्बिनेशन एंड देन फाइबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डाइजेशन के लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी ऑलरेडी जिनको थायराइड डिसीज़ है तो उन्होंने क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जो है जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, कैबेज है, रेडिश है, तो केल है, तो ये सारे क्रूसीफरस वेजिटेबल्स को रॉ नहीं खाना चाहिए, एज अ सैलड नहीं खाना चाहिए बिकॉज उसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स को और हार्म पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हमारा डाइट हमेशा विटामिन ए, विटामिन डी एंड आयोडीन रिच होना चाहिए अगर थायराइड ग्लैंड्स को मैनेजेबल या बैलेंस्ड रखना है तो।
एंड देन योगा पोजेस भी है काफ़ी, जैसे देर आर योगा पोजेस लाइक सर्वांगासना, सेतु बंदासना, ब्रिज पोज, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स पे प्रेशर अप्लाई होता है। तो ये प्रेशर होने से तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होके वो प्रॉपरली वर्क करने लगता है। एंड देर आर पोजेस लाइक मत्स्यासना, देर आर भुजंगासना। फिर उसमें क्या होता है, पूरा नेक स्ट्रेच होता है। तो जब नेक स्ट्रेच होके हम लोग जब पोजेस करते हैं योगा पोजेस, तो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई थायराइड ग्लैंड्स को अच्छे से मिलता है। तो उसके वजह से भी थायराइड ग्लैंड्स एक्टिवेट होता है। एंड जैसे डॉक्टर साक्षी ने बोला कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी एक सबसे बड़ा ट्रिगर है थायराइड के लिए, वो प्राणायामा एंड मेडिटेशन से बैलेंस होता है। क्योंकि जस्ट ओम चैंटिंग कपल ऑफ टाइम्स एवरी डे, वो भी काफ़ी स्टिमुलेटिंग इफेक्ट देता है। जो वाइब्रेशंस होता है ओम चैंटिंग का, तो वो भी काफ़ी अच्छा स्टिमुलेटिंग इफेक्ट देता है अपने थायराइड ग्लैंड्स पे। तो वैसे थायराइड ग्लैंड्स को हम लोग योगा से एंड डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट। डॉक्टर, पर थायराइड के साथ ऐसे भी कुछ डिसऑर्डर्स है जो सिमिलर जोन में जाते हैं, जैसे हार्मोनल से रिलेटेड, और स्पेशली महिलाओं में Yeah. वो ज़्यादातर देखने मिलते हैं। तो ऐसे कुछ और डिसऑर्डर्स के बारे में आप थायराइड से रिलेटेड जैसे मैंने पहले ही भी कहा कि पीरियड्स का इशू करेक्ट। फीमेल्स में हमको दिखता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, बहुत कॉमनली यूज होता है। पीसीओडी, पीसीओएस है। सो ये चीज़ें भी क्यों हो रही है कि तुम्हारा जो थायराइड ग्लैंड है, अभी ये दोनों चीज़ें को रिलेटेड हैं। ये ओवरीज से रिलेटेड रिलीज जो होने वाले हॉर्मोन्स है, ये आपके थायराइड पे भी अफेक्ट करते हैं, और आपके थायराइड से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स आपके ओवरीज में भी अफेक्ट करते हैं। सो दे आर ऑलमोस्ट को रिलेटेड टू ईच अदर। करेक्ट। सो ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारा इफ़ कोई पेशेंट हमारे पास पीसीओडी से रिलेटेड आते हैं, तो हम उनके थायराइड प्रोफाइल भी करने बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव टू सी कि वो Correct. रूट कॉज क्या है। सो अगर थायराइड हुआ है किसी को, तो और उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, या बहुत 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद आ रहे हैं, स्कैंटी पीरियड्स, सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि थायराइड की वजह से है, या Correct. उनके ओवरीज में भी इश्यूज आ सकता है। और अगर कोई हमारे पास पीसीओडी से रिलेटेड आता है, विद ओबेसिटी आता है, बहुत लॉन्ग सिटिंग काम है उनका, नो फिजिकल एक्टिविटीज़ रिलेटेड, स्ट्रेस एंड टेंशन है, ये सब चीज़ें मोस्टली हमको फीमेल्स में दिखती है। एंड देन उनका साइकिल मिस होता है। बहुत सारी फीमेल्स में जो हम बोलते हैं कि मेनार्क आता है, फर्स्ट पीरियड जो आता है हाँ, फीमेल में, हाँ। उसमें भी डिस्टर्बेंस हमको दिखता है। सो ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती है थायराइड को भी और पीसीओडी को भी। सो बोथ द डिसीज आर वेरी वास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फीमेल बॉडी टू अंडरस्टैंड कि दोनों चीज़ों का बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। और ये हम हमेशा बोलते हैं, हम हमारे पेशेंट्स को भी हमेशा सजेशन करते हैं कि इट्स नॉट जस्ट योर बॉडी, इट्स यू योर सेल्फ अ होल। सो तुमने तुम्हारे सिर्फ अगर एक डिसीज थायराइड है, तो सिर्फ थायराइड ही ठीक करना नहीं है, तुम्हारी बॉडी कैसे ठीक होगी उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। करेक्ट। सो उसके लिए सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है कि लाइफस्टाइल बैलेंस इन्वॉल्व होता है, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। योगा इज़ वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फीमेल्स जो पीसीओडी में है, डिस्मेनोरिया जिनको होता है कि पीरियड्स जब आते हैं तो बहुत पेनफुल क्रैम्प्स रहते हैं। करेक्ट। बहुत सारे फीमेल्स उस टाइम पे पेन किलर्स वगैरह लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो वो चीज़ें, तुम सिर्फ पेन किलर लोगे फॉर अ टाइम बिंग, बट इफ़ यू गो फॉर अ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी, और बहुत अच्छे से योगाज है जो सप्रा मैम हमको बोलेंगे, सो उस हिसाब से अगर इफ़ यू प्रैक्टिस, तो डिस्मेनोरिया भी कम होगा, रेगुलर मेंसेस आएंगे, हार्मोन स्टेबल्स रहेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू योर थायराइड ऑल्सो। करेक्ट। बट डॉक्टर, वेरी बेसिक क्वेश्चन, और लेमैन क्वेश्चन, कि ना ये पीसीओडी आजकल इतना बढ़ गया है। मतलब एवरी सेकंड गर्ल टेल्स कि मुझे ना पीसीओडी का प्रॉब्लम। मतलब व्हाई इज दिस हैपनिंग? मतलब व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स कि ये बढ़ता जा रहा है? क्योंकि पहले शायद हम 10 साल पीछे जाए या 5 साल पीछे जाए तो इतने केसेस शायद नहीं थे, नहीं। पर अभी तो एवरी सेकंड थर्ड गर्ल से इसकी आई हैव पीसीओडी। सो ये फैक्टर्स क्या है? ये फैक्टर्स आर रिलेटेड टू मोस्ट ऑफ द, अभी जो हम डिसीज पे बात किए हैं, वो इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर।
सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जब हम बोलते हैं तब क्या होता है कि तुम्हारे जेनेटिक्स में से भी वो आ सकता है, या तुम्हारा अपब्रिंगिंग, मतलब जैसे हुआ है कि कंटिन्यूस सिर्फ काम करना है, एक एक ही जगह पे सिटिंग वर्क है, नो अदर एक्सरसाइज और नो अदर वर्क यू आर डूइंग इट अपार्ट फ्रॉम डूइंग ओनली योर वर्क। और बहुत सारी फीमेल्स में होता क्या है, दे ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग कि मुझसे क्या 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 होगा वो सब मैं करना चाहता हूँ। ये Woman. या तो ये सारी चीज़ों में दे फॉरगेट देयर ओन बॉडी, दे आर नॉट Correct. गिविंग दैट मच अटेंशन देयर टू देयर बॉडी, एंड ऑल दिस थिंग्स लीड टू फीमेल्स में मैं मोस्टली बोलना चाहती हूँ जयंती कि अगर वी अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, ये चीज़ों के पास अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इट कैन लीड टू द इनफर्टिलिटी ऑल्सो, कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी आगे जाके फीमेल्स में दिखते हैं। Correct. सो ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है इसमें ही हम देखते So हैं like कि you said, basically Yeah. they are all connected to Yeah. each other. राइट, अगर आपको Yes. पीरियड्स में इरेगुलरिटीज है, उसमें प्रॉब्लम है, तो Yeah. आगे जाके आपको शायद इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम Yes. हो ही सकता है, यू नो। सो इट्स लाइक यू सेड कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ये सारे। बहुत बड़ी भूमिका होगी अब आपकी, क्योंकि ये सारी चीज़ें और महिलाओं को डायरेक्टली टारगेट कर रही है। सो ऐसे क्या स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हम इससे एक प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरह हम दूर रह पाए, और सेकेंडली ऑफ कोर्स अगर हो गया है तो इसे कैसे ट्रीट कर पाए। राइट। तो जैसे डॉक्टर साक्षी ने बोला, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के लाइफ जनरेशन में। तो घर पे भी कुछ काम नहीं होता है तो जस्ट ऑफिस जाते हैं, आते हैं, फिर टीवी के सामने बैठते हैं बिकॉज थके हुए रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है। तो ये सारे मेन ट्रिगर्स है, तो इसके वजह से वेट भी बढ़ता है, तो ये पीसीओडी में रिजल्ट करता है। फिर फाइनली ये पीसीओडी, थायराइड प्रॉब्लम्स, जो भी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उस पे आता है ये वापस। एंड देन योगा में जैसे हमारे पास वीरभद्रासना है, मलासना है, जो फुल स्क्वाट करता है, जो इंडियन टॉयलेट में हम लोग जैसे पहले बैठते थे, करेक्ट। तो दैट इज मलासना। एंड देन उसके बाद है ये बद्ध कोणासना, विच इज बटरफ्लाई पोज। तो ये सारे अपने पेल्विक एरिया को अच्छे से स्ट्रेच करता है, करेक्ट। तो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ही इम्प्रूव करता है। तो ये पोजेस जो है, तो बहुत, अगर आप ऑलरेडी पीसीओडी पेशेंट हो तो उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज ऑल्सो एवरी विमेन शुड प्रैक्टिस दिस पोजेस। एंड देन जैसे वापस स्ट्रेस एंड एंजाइटी पे आया, वापस प्राणायामा है अपने पास, मेडिटेशन है, तो ये सब करने से स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी वॉच पे रहेगा। करेक्ट। सो बेसिकली लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे आप बोल रही कि डाइट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ होने चाहिए, फिर उसमें एक्सरसाइजेस हो या योगा जैसी चीज़ें हैं। मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स हम अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ओर, और खुद पर ध्यान नहीं देना, जो महिलाओं में मेरे ख्याल से 80 to 90% ऑफ महिलाएं ऐसी ही रहती, क्योंकि उनको घर भी संभालना, ऑफिस भी संभालना, बच्चे भी संभालना और सारी चीज़ें करनी है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच, सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको भी ध्यान रखने हैं, जिससे आप इन सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। डॉक्टर साक्षी, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जैसे थायराइड हो है या फिर जैसे पीसीओडी है, मतलब मैंने ऐसे सुना है कि इसके लिए आपको लाइफ टाइम दवाइयाँ जो है वो कंटिन्यू रखनी पड़ती है, तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल के लिए भी और हमारे हेल्थ के लिए भी शायद उतना अच्छा नहीं है, तो उस बारे में कुछ बताइए। देखो, जैसे थायराइड हो गया या पीसीओडी हो गया, वो जो हम मेडिसिन्स बाहर मॉडर्न मेडिसिन से हमको मिलते हैं, सो वो क्या करते हैं कि वो तुमको बाहर के हॉर्मोन्स तुम्हारे बॉडी में देते हैं जो तुम्हारी बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर पा रही है। सो इट्स आउटर प्रोडक्ट गोज इनटू योर बॉडी अगेन। तो कंपैरेटिवली व्हाट होम्योपैथी और व्हाट नमा होम्योपैथी इज डूइंग, तुम्हारी ही बॉडी को वो प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए, सो दैट इट विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो तुमको ये बार बार जो फॉर अ लाइफ लॉन्ग बोलते हैं डॉक्टर्स की मेडिसिन लो, थायराइड के मोस्टली रहते हैं कि देर आर स्टेजेस ऑल्सो, 20, 50, देन 80 mg, 100 mg टैबलेट्स। सो दे दैट जस्ट गोज ऑन, वो बढ़ता ही रहता है, वो कम नहीं होता है। सो ये चीज़ें हमको बंद करनी है पेशेंट्स की, इसीलिए हम होम्योपैथी देते हैं। सो नमा होम्योपैथी का जो फॉर्मूला है कि इम्यूनोजेनिक माइस्मेटिक 6th जनरेशन फॉर्मूला, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो ट्रीटमेंट पार्ट में
कि रूट कॉज से पेशेंट का डिसीज कैसे ठीक करेंगे। जैसे अभी मैंने बोला थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, ये हार्मोनल इश्यूज है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से Correct. होता है। सो ये सारी चीज़ें बाहर की दवाई लेके फिर तुम्हारे हार्मोन्स बैलेंस करेंगे, वो हम नहीं करते। हम क्या करते हैं कि पेशेंट की ही बॉडी हार्मोन कैसे अच्छे से प्रोड्यूस करेगी, उसका अच्छे से बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। इट इज़ अ ऑल नेचुरल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। नेचुरल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को बाद में हम जो दवाई, कोई पेशेंट ऑलरेडी थायराइड की दवाइयों पे रहते हैं, वो हम धीरे धीरे करके उनकी बंद भी कर देते हैं। एंड वी आर ओनली फोकसिंग ऑन होम्योपैथी मेडिसिन एंड विच बिकम्स अ पार्ट ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो। उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छे से ठीक होता है। जैसे हमने बोला थायराइड, पीसीओडी, इसमें वेट गेन, वेट लॉस सब होता है, ये सारी चीज़ें भी पेशेंट में नहीं होती है जब दे स्टार्ट टेकिंग होम्योपैथी। सो विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स एंड पेशेंट हेल्थ। वाओ! मतलब मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसे भी होम्योपैथी से होता है कि क्योंकि एलोपैथी में तो यू हैव टू कंटिन्यू द मेडिसिन्स फॉर लाइफ टाइम, और अगर इस तरह से अगर होम्योपैथी से हम लाइफ टाइम हमको मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, देन इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द मेडिकल फील्ड, आई वुड से। डॉक्टर साक्षी एंड सपना जी, सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं ये, जो कि फॉलो करने के बाद हम इन सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि कुछ बीमारियों के लिए होम्योपैथी में, नमा होम्योपैथी में, विदाउट एनी स्टेरॉइड्स और केमिकल्स, और आपको लाइफ टाइम भी वो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नम्मा होम्योपॅथी आरोग्य संजीवनी।